नमस्कार स्टूडेंट, रविन एकेडमी यूपीएससी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे यूनियन एग्जीक्यूटिव और यूनियन एग्जीक्यूटिव में राष्ट्रपति पढ़ा अभी तक हम लोगों ने, और अभी तक राष्ट्रपति के 3 लेक्चर हम लोग यहाँ पर कवर कर चुके हैं। आज हम लोग चौथे लेक्चर में और आगे की चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया था राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है और इलेक्शन पर जो डिस्प्यूट रहे उसको डिस्कस किया था, और इलेक्शन कैसे होता है और उसकी काउंटिंग कैसे होती है ना। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, ये किस तरीके से किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव है आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल स्थानांतरी मत पद्धति के तहत गुप्त मतदान, सीक्रेट बैलेट, है ना। ऐसा नहीं कि बता के वोट दिया जाएगा, किसने किसको वोट दिया ये कोई जान नहीं पाएगा, गुप्त मतदान होता है। ओके, जिसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया। तो आज वाले लेक्चर में कुछ और बातें हम लोग इस पर करेंगे। जैसे जब संविधान सभा में ये बात रखी गई कि राष्ट्रपति का चुनाव इनडायरेक्ट कराया जाएगा, तो उसमें कुछ संविधान सभा में ऐसे लोग थे जिन्होंने इसको क्रिटिसाइज़ किया। अब ये बात यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होगा, अप्रत्यक्ष चुनाव। तो इसका कुछ सदस्यों ने, संविधान सभा में जो कुछ सदस्य थे, इसका आलोचना किया। कुछ सदस्यों ने आलोचना की। आलोचना क्यों की? क्योंकि उनका कहना था कि अगर भारत में डायरेक्ट इसका चुनाव नहीं कराया जाता राष्ट्रपति का, तो भारत की जनता इसे वोट नहीं दे रही है डायरेक्ट। तो इसका मतलब है कि ये वास्तविक मायने में डेमोक्रेसी नहीं है, लोकतंत्र ये रियल में है नहीं, क्योंकि जनता ने इसको डायरेक्ट वोट दिया नहीं, जनता इसे जान भी नहीं रही राष्ट्रपति को। और ये पूरे भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है, पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाला व्यक्ति है उसे इंडिया की जनता के द्वारा चुना जाना चाहिए। डायरेक्ट जनता द्वारा तो अभी भी चुना जाता है, लेकिन इनडायरेक्ट चुना जाता है। तो उनका कहना ये था, सीधी सी सच्ची सी बात वो ये कह रहे थे कि जनता के द्वारा डायरेक्ट किया जाना चाहिए इसका चुनाव, क्योंकि ये पूरे देश की जनता को रिप्रेजेंट करेगा, पूरे देश को रिप्रेजेंट करेगा। उनका ये कहना था। तो तर्क इसके पीछे क्या होगा? तर्क हम ये दे सकते हैं कि डायरेक्ट चुनाव हम इनका इसलिए नहीं कराएंगे, जो इसका स्ट्रॉन्ग पक्ष है वो आप ये दोगे कि भारत में चूंकि संसदीय शासन प्रणाली फॉलो की गई है, संसदीय शासन प्रणाली फॉलो की गई, और इसलिए संसदीय शासन प्रणाली में सिंबॉलिक राष्ट्रपति की ही ज़रूरत होगी, यानी नाम मात्र के राष्ट्रपति की ज़रूरत होगी, जो केवल रिप्रेजेंट तो करे, काम इसको नहीं करना है, नाम मात्र का राष्ट्रपति होना चाहिए। तो शायद संविधान सभा के ये मेंबर भूल गए थे कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली फॉलो की गई है, इसलिए राष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्ट संभव नहीं है। अगर डायरेक्ट चुनाव करेंगे राष्ट्रपति का तो ये प्रधानमंत्री से ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे, और संसदीय शासन प्रणाली की जो व्यवस्था है उसके ये अगेंस्ट होगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इंटरव्यू में या मेंस में कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष कराया जाता है भारत में, जो कि पूरे भारत को रिप्रेजेंट करता है, तो ये कहाँ तक उचित है? तो आप जवाब क्या दोगे? चूँकि भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है और संसदीय शासन प्रणाली में एक सिंबॉलिक राष्ट्रपति की ज़रूरत होती है, इसलिए भारत के राष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसी स्थिति में चुना हुआ राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा, जो कि सिंबॉलिक नहीं होगा, जो कि संसदीय शासन प्रणाली की मूल भावना के विरुद्ध होगा। ठीक है, या तो फिर हम अध्यक्षीय शासन प्रणाली फॉलो कर लें अमेरिका वाली, तब तो ऐसा। ठीक है,
तो ये अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इस तरीके से उसे जवाब देके बच सकते हो। ओके, तो ये मामला हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूँ कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित यदि कोई विवाद है, ठीक है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन यानी चुनाव से संबंधित विवाद, अगर कोई डिस्प्यूट होता है, आर्टिकल 71 में ये बात लिखी है ना, कि इस डिस्प्यूट को कौन निपटाएगा? सुप्रीम कोर्ट। कौन निपटाएगा? सुप्रीम कोर्ट। ये क्वेश्चन प्रीलिम में पूछा भी जाता है, ध्यान रखिएगा, तो आप जवाब दोगे कौन निपटाएगा भैया? सुप्रीम कोर्ट। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट का क्या है? ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है, इसको कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का मौलिक क्षेत्राधिकार, ठीक है, मूल क्षेत्राधिकार। ठीक है, तो मूल क्षेत्राधिकार क्या होता है सुप्रीम कोर्ट का? ऐसा कोई मामला जिसे सुप्रीम कोर्ट ही देखे, कोई और ना देखे, अर्थात जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट से ही शुरू हो और वही उस पर अंतिम निर्णय दे, तो उसे कहते हैं ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन अर्थात मूल क्षेत्राधिकार होता है। तो जब हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के जो ज्यूरिसडिक्शन है वो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, तो उसे और डिटेल में वहाँ पर पढ़ेंगे। चूँकि हम लोग राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं, तो राष्ट्रपति एक ऐसा पद है भारत में जो कई चीज़ों को समेट लेता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट भी आ जाएगा, इसमें पार्लियामेंट भी आ जाएगी, एग्जीक्यूटिव का हेड तो ये होता ही है। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पर मान लीजिए कि किसी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, ठीक है, और उस चुनाव के बाद राष्ट्रपति ने काम करना शुरू कर दिया। तो राष्ट्रपति भारत में कब शपथ लेते हैं? 25 जुलाई को। ठीक है, अभी जैसे जो हमारी 16वीं राष्ट्रपति है क्रम के आधार पर, वैसे व्यक्तिगत रूप से वो 15वीं है। ठीक है, चूँकि 2 कार्यकाल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा ले लिए गए थे, तो अभी तक भारत में व्यक्तिगत तौर पर जो राष्ट्रपति पूछा जाए तो जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो 15वीं हैं, लेकिन अगर क्रम संख्या के आधार पर कहा जाए तो वो 16वीं हैं। तो इन्होंने 25 जुलाई को शपथ ली। तो 1977 से ये परंपरा बन गई कि राष्ट्रपति 25 जुलाई को शपथ लेते हैं। इनका जो टेन्योर है वो 25 जुलाई से शुरू होता है। ये एक परंपरा है, कोई नियम नहीं है। ठीक है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो अब मान लीजिए 25 जुलाई को ओथ यानी शपथ ले लिया राष्ट्रपति महोदय ने, ठीक है, माननीय जो राष्ट्रपति जी हैं। अब इन्होंने 4 महीने, 6 महीने, 1 साल अपना काम किया। ठीक है, शपथ लेने के बाद मान लो 4-5 महीने, 4 महीने तक इन्होंने 4 मंथ्स तक काम किया और ये मामला, इनके निर्वाचन से संबंधित जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया कि ये चुनाव में कुछ गड़बड़ हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसीजन दे दिया। इनके शपथ लेने के बाद 4 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि हाँ ये चुनाव अवैध है। तब क्या होगा? तो 4 महीने के दौरान जो इन्होंने कार्य किए हैं, क्या वो किए गए कार्य भी समाप्त हो जाएंगे? जी नहीं। अगर ऐसा कोई विवाद आता है और उसे सही करार दिया जाता है, तो इस दौरान राष्ट्रपति के द्वारा जो किए गए कार्य हैं वो अवैध नहीं होंगे, वो वैध बने रहेंगे। ठीक है, मेरी बात आप लोग समझ पाए होंगे। क्लियर? चलो, अब मामला यहाँ पर यह है कि राष्ट्रपति महोदय को शपथ कौन दिलाता है। तो भारत में जो राष्ट्रपति हैं इनको शपथ कौन दिलाता है? तो एक चीज़ याद रखिएगा, राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान आर्टिकल 60 में दिया गया है। ये बहुत पूछा जाता है, शपथ का प्रावधान ये आर्टिकल 60 में दिया गया है।
अच्छा, अगर आप ये कहें कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया राष्ट्रपति का चुनाव कराता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब हम पढ़ेंगे तो उस समय भी बताएंगे आपको, ठीक है। तो ज़्यादातर आप अगर भारतीय संविधान की शेड्यूल नंबर 3 की बात करें, है ना, अनुसूची 3, तो अनुसूची 3 में लिखा है राज्य व्यवस्था के पदाधिकारियों के शपथ का प्रारूप दिया है। इसमें राज्य व्यवस्था के पदाधिकारियों की शपथ का प्रारूप दिया है। यानी राज्य व्यवस्था के जो पदाधिकारी हैं वो अनुसूची 3 में जो शपथ का फॉर्मेट दिया है उसी फॉर्मेट के तहत शपथ लेते हैं। लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, उनकी शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में नहीं है। उनकी शपथ का प्रारूप उनसे जुड़े हुए आर्टिकल्स में है, ठीक है। तो राष्ट्रपति के पद की जो शपथ होती है ना, शपथ ग्रहण करते हैं पद ग्रहण करने से पहले, तो वो आर्टिकल 60 में जो फॉर्मेट दिया है उसके तहत वो शपथ लेते हैं। और वो फॉर्मेट क्या है, संविधान की, ये संविधान को प्रोटेक्ट करेंगे, प्रिजर्व करेंगे, डिफेंड करेंगे, इसकी शपथ लेते हैं। यानी परिरक्षण, संरक्षण और उसका डिफेंड मतलब उसकी सुरक्षा करेंगे, इसकी शपथ लेते हैं। और भारत की जनता के कल्याण के लिए काम करेंगे, इसकी शपथ लेते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मेट आर्टिकल 60 अगर आप पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसमें राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण का जो फॉर्मेट है वो दिया हुआ है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन पीसीएस में, यूपी पीसीएस में पूछा भी गया था। स्टेटमेंट देकर क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन कैसे था, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मतलब राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और उसमें एक स्टेटमेंट दे दिया गया था कि राष्ट्रपति अपने पद की शपथ अनुसूची 3 के फॉर्मेट के तहत लेते हैं, जो कि गलत था, ठीक है। वो अनुसूची 3 के फॉर्मेट के तहत शपथ नहीं लेते हैं, वो आर्टिकल 60 के तहत शपथ लेते हैं। उपराष्ट्रपति की शपथ का जो फॉर्मेट है आर्टिकल 69 में है, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये शपथ का प्रारूप यहाँ पर दिया हुआ है। अब इन्हें शपथ दिलाता कौन है, तो राष्ट्रपति महोदय को शपथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI दिलाते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, इन्हें शपथ दिलाते हैं। और अगर CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के मुख्य न्यायाधीश अब्सेंट हो, ना हो, तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ इंडियन सुप्रीम कोर्ट, है ना। तो अगर ये अब्सेंट है, शपथ कौन दिलाता है, तो शपथ CJI के द्वारा दिलाई जाती है। और अगर ये अब्सेंट हो, अनुपस्थित हो, ना हो, तो इनकी अनुपस्थिति में सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उनके द्वारा शपथ दिलाई जाएगी, ठीक है। अब सीनियर मोस्ट जज कौन होता है, जो उम्र में बड़ा हो, ऐसा नहीं, जिसने ज़्यादा लंबे समय तक वहाँ पर कार्य किया हो, तो उसे बोलेंगे सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो शपथ ये दिलाते हैं। ये तो हो गई बात, ये नॉर्मल सी बातें हैं, लेकिन मुझे याद रखनी चाहिए क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रीलिम में आते हैं और वहाँ हमसे गलत हो जाते हैं। तो नोट्स अगर आप बना लेते हैं एक जगह, नोटबुक में ये चीज़ें एक जगह नोट कर लेते हैं, तो रिवीजन आप इसका बार बार कर पाएंगे आसानी से और एग्ज़ाम के टाइम ईजिली रिवाइज कर पाएंगे। या नोट्स जब आप बनाएंगे, बार बार पहले पढ़ेंगे, तो आपके परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा, तो आपको एग्ज़ाम टाइम रिवाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। तो इसलिए नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है और बहुत ही शॉर्ट नोट्स, ठीक है, लंबी कहानी नहीं, ठीक है। आप बहुत शॉर्ट नोट्स बनाइए, एक नज़र आप डालें और आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है। तो शपथ से जुड़ी हुई ये बातें जो हमने आपको बताई हैं, ये ध्यान रखिएगा। और कार्यकाल
तो आपको शायद बताया था कि नहीं बताया था, चलिए देख लेते हैं। राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात हम लोग कर लेते हैं। आर्टिकल 56 में है टेन्योर, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल, ठीक है, आर्टिकल जरूर याद कर लेना, पीसीएस में ये पूछे जाते हैं। हालांकि यूपीएससी नहीं पूछता, लेकिन मेंस में जब क्वेश्चन लिखोगे तो आर्टिकल का रेफरेंस तो देना पड़ेगा। तो जो रिलेवेंट आर्टिकल्स हैं वो ज़रूर हमें लर्न करने रहते हैं। ओके, लर्न क्या, आप इसको पढ़ोगे रेफरेंस देके तो फिर ये अपने आप लर्न हो जाएंगे, लर्न करने की कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, तो आर्टिकल 56 में कार्यकाल जो इनका है वो 5 साल है। ठीक है, शपथ ग्रहण है ना, जिस दिन से ये अपना पद ग्रहण करेंगे तो उस पद ग्रहण की तारीख से ये 5 वर्ष तक, ठीक है, अपने पद पर रहेंगे। क्लियर बात। दूसरा, अगर मान लीजिए इनकी आकस्मिक डेथ हो जाती है तो इनका पद खाली हो ही जाएगा ना। तो एक चीज़ याद रखिएगा, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष है। ठीक है, 5 वर्ष के पहले ये इस्तीफा दे सकते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति को अभी इस्तीफा की बात हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, 5 वर्ष रिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कैसे कैसे हट सकते हैं राष्ट्रपति, तो इनका जो पद राष्ट्रपति का कैसे रिक्त हो सकता है, तो पद रिक्ति की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, वो कैसे हो सकती है। एक तो पहला तरीका है, इनका कार्यकाल पूरा हो जाए। ठीक है, कार्यकाल पूरा हो जाए, पहली बात। ठीक है, कार्यकाल पूरा हो गया। हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, कार्यकाल पूरा होने से पहले ही अगले राष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाता है। क्लियर ना। और ध्यान रखिएगा कि 25 जुलाई को राष्ट्रपति शपथ लेते हैं, तो 24 जुलाई तक रिजल्ट आ जाना चाहिए, मतगणना हो जानी चाहिए। 24 जुलाई को डिसीजन हर हाल में हो जाना चाहिए, क्योंकि तभी तो वो 25 जुलाई को शपथ ले पाएंगे। ठीक है, तो कार्यकाल पूरा होने से पहले ही चुनाव करा लिया जाता है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति एक ऐसा पद है जो एक सेकंड के लिए, एक क्षण के लिए खाली नहीं रह सकता है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति मतलब भारत की छवि राष्ट्रपति में, और अगर राष्ट्रपति ही का पद खाली हो जाए तो मतलब भारत खत्म। नहीं, भारत ही नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति मतलब भारत स्टेट हेड है, ये भारत का प्रमुख है, और जो भारत का प्रमुख है वो एक क्षण के लिए वो पद खाली नहीं रह सकता, इसीलिए तो चुनाव करा लिया जाता है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर अगर वो अचानक मर जाएं, उनकी डेथ हो जाए, तो भैया डेथ को तो कोई नहीं रोक सकता है ना, वो तो ऊपर वाले के हाथ में है। तो लेकिन राष्ट्रपति का पद खाली नहीं रहेगा उस स्थिति में भी। तो उस स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति आ जाएंगे, तो जो उपराष्ट्रपति महोदय होंगे वो तुरंत एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम करना शुरू कर देंगे। ठीक है, और अगर वो नहीं है, उपराष्ट्रपति भी कहीं हैं, मान लो उनकी भी डेथ हो जाए, ऐसा होना खैर नहीं चाहिए, भगवान न करे। ठीक है, तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनकी जगह पर काम करेंगे। ठीक है, वो भी नहीं है, तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ इंडियन सुप्रीम कोर्ट, वो एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम करेंगे। अब अगर सीनियर मोस्ट नहीं है, तो एक सीनियर मोस्ट नहीं है तो उसके बाद वाला सीनियर मोस्ट हो जाएगा, तो कोई ना कोई तो सीनियर मोस्ट जज उपस्थित होगा ना। तो इतना बड़ा प्रावधान क्यों किया गया है? देखो, जैसे मान लो अब मैंने कहा कि राष्ट्रपति का पद एक क्षण के लिए भी खाली नहीं होता है। ठीक है, तो उसके लिए प्रावधान किया गया, अगर राष्ट्रपति की आकस्मिक डेथ हो जाए, सडन डेथ हो जाए, तो इनकी जगह पर कौन आ जाएगा? उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति तो नहीं हो जाएंगे, लेकिन राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल लेंगे, यानी ये एक्टिंग प्रेसिडेंट हो जाएंगे। एक्टिंग प्रेसिडेंट मतलब प्रेसिडेंट है नहीं,
लेकिन प्रेसिडेंट की एक्टिंग करेंगे, ठीक है, क्यों भाई। और अगर ये भी नहीं तो इनकी जगह पर अगर ये इनकी डेथ हो गई, ये भी कहीं नहीं है, मान लो इनकी भी डेथ हो गई, ठीक है, या कहीं चले गए, तो इनकी जगह पर कौन एक्टिंग जज एक्टिंग प्रेसिडेंट बनेगा, CJI। अब ये एक्टिंग प्रेसिडेंट हो जाएंगे, एक्टिंग प्रेसिडेंट, कार्यवाहक राष्ट्रपति। ऐसा हुआ है एक बार, फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है, उन्होंने एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में कार्य किया है, ठीक है। चलो, अगर ये भी नहीं है तो कौन होगा, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और इनमें से तो कोई ना कोई सीनियर हमेशा मौजूद रहेगा। तो राष्ट्रपति के ना रहने पर कौन कौन एक्टिंग प्रेसिडेंट यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर। चलो, अब हम लोग बात यहाँ पर कर रहे हैं कि राष्ट्रपति के पद की जो रिक्ति है वो कैसे हो सकती है। तो या तो कार्यकाल पूरा हो जाए, दूसरा इस्तीफा दे दे राष्ट्रपति, इस्तीफा, ठीक है, इस्तीफा दे दे, रिजाइन कर दें। और ये इस्तीफा किसको देते हैं, उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति। और जब उपराष्ट्रपति महोदय इस्तीफा, जब उपराष्ट्रपति को ये इस्तीफा दे देते हैं राष्ट्रपति महोदय, तो उपराष्ट्रपति उसे लोकसभा के पास रखते हैं। क्यों लोकसभा के पास क्यों रखते, राज्यसभा के पास क्यों नहीं रखते? क्योंकि लोकसभा डायरेक्ट चुनी जाती है, तो वो लोगों की वास्तविक प्रतिनिधि है, और देश का जो वास्तविक हेड है वो रिजाइन कर रहा है, तो देश की जनता को बताना पड़ेगा ना। तो देश की जनता को बताने के लिए सबके घर में लेटर तो भेजा नहीं जाएगा कि भैया राष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया है। तो जो देश की जनता की रियल रिप्रेजेंटेटिव है लोकसभा, वहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन उपराष्ट्रपति दे देंगे। तो क्या बात मैंने बताई कि जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति महोदय को इस्तीफा सौंपते हैं तो उपराष्ट्रपति उसको कहाँ पर रखते हैं, लोकसभा के पास रखते हैं। राज्यसभा के पास क्यों नहीं रखते, इसका कारण हमने आपको बताया, ठीक है। तीसरा, इनकी आकस्मिक डेथ हो जाए, आकस्मिक डेथ, आकस्मिक निधन, तब पद मुक्त हो जाएगा, पद रिक्त हो जाएगा। और चौथा, इन्हें हटा दिया जाए महाभियोग के द्वारा, महाभियोग द्वारा हटा दिया जाए, हटा दिया जाए। तो बाई इम्पीचमेंट, महाभियोग को क्या कहते हैं, इम्पीचमेंट। तो ये 4 तरीके हैं राष्ट्रपति के पद के रिक्त होने का, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होगा तो उसके पहले राष्ट्रपति जो इनके उत्तराधिकारी हैं वो चुन लिए जाएंगे, तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस्तीफा दे दिया, आकस्मिक निधन हो गया, महाभियोग के द्वारा हटा दिया गया, तो इन 3 परिस्थितियों में क्या होगा, कोई जो उपराष्ट्रपति हैं वो इनकी जगह पर एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम करेंगे इन तीनों सिचुएशन में, यानी इस्तीफा देने पर, आकस्मिक निधन होने पर और महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर, ठीक है। तो एक्टिंग प्रेसिडेंट यहाँ पर हो जाएंगे कौन, वाइस प्रेसिडेंट, यानी उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, ठीक है। अब मुद्दा यह है कि ये कितने दिन तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये 6 महीने तक, तो अधिक से अधिक 6 मंथ तक ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। इसका मतलब ये है कि अगले राष्ट्रपति का चुनाव इन 6 महीने के अंदर अंदर कराना पड़ेगा। ये भी क्वेश्चन आता है। क्लियर हो गई बात? ओके, ठीक है।
तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर यही अमेरिका का सिस्टम होता तो अमेरिका में अगर राष्ट्रपति की डेथ हो जाए या वो इस्तीफा दे दे, जो भी है, तो उनकी जगह पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाते हैं। वहाँ कार्यवाहक राष्ट्रपति का कॉन्सेप्ट नहीं है, यानी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन ही जाएंगे सीधे, और शेष समय के लिए बनेंगे। अमेरिका में 4 साल का कार्यकाल होता है, भारत में 5 साल का होता है। अमेरिका का राष्ट्रपति अगर 2 साल में मर जाता है तो जो उपराष्ट्रपति होंगे वे सीधे राष्ट्रपति ही बन जाएंगे, और बचे हुए समय के लिए, अर्थात 2 साल बाद यदि राष्ट्रपति की डेथ हुई तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाएंगे 2 साल के लिए, शेष समय के लिए। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो थोड़ी सी हमने यहाँ पर कंपैरिजन कर दी अमेरिका से, ठीक है। चलो, तो यहाँ किसी को कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, ठीक है, आसान था ये। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, इस्तीफा तो समझा ही दिया हमने आपको। अब लोग बात करेंगे कि कार्यकाल पूरा होने पे हट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। इस्तीफा दे दिया, हट गए, कोई दिक्कत नहीं। आकस्मिक निधन हो गया, चले गए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। महाभियोग के द्वारा हटाया गया। तो अब यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा कि ये जो महाभियोग है, इम्पीचमेंट, ये कैसे महाभियोग चलाया जाता है राष्ट्रपति के खिलाफ, राष्ट्रपति को हटाने के लिए, ठीक है। इसके क्या ग्राउंड है, क्या आधार है जिस आधार पर महाभियोग चलाया जाता है। तो अब हम यहाँ पर समझने वाले हैं महाभियोग को, इम्पीचमेंट को, ओके। तो 1 मिनट जरा मैं पानी पी लूँ। तो आइए हम लोग समझते हैं महाभियोग, ठीक है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग समझने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम मेंस दोनों के लिए। तो इम्पीचमेंट, पहली बात तो इसका आर्टिकल भी आपको याद रखना है। आर्टिकल महाभियोग के लिए 61 आर्टिकल होता है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए। अब महाभियोग का आधार क्या है, कौन सा ग्राउंड है जिसके आधार पर महाभियोग लगाया जाता है, ठीक है। तो अगर राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन कर दिया है, क्योंकि संविधान को प्रोटेक्ट, संविधान को प्रिजर्व और संविधान को डिफेंड करने की शपथ लेते हैं, तो जो प्रोटेक्ट करने की शपथ ले रहा है वही उसका वायलेशन कर दे, उल्लंघन कर दे, तो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो आधार क्या है, महाभियोग का संविधान का उल्लंघन के आरोप के आधार महाभियोग चलाया जाता है। एक चीज़ याद रखिएगा, भारतीय संविधान में महाभियोग जो है वो केवल और केवल राष्ट्रपति के खिलाफ ही होता है और किसी के खिलाफ महाभियोग नहीं होता है। अब जैसे आप कहेंगे सर हमने तो सुना है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, कैग होता है, इसको महाभियोग जैसी प्रक्रिया से हटाया जाता है। जी बिल्कुल आपने सही सुना, महाभियोग जैसी प्रक्रिया से हटाया जाता है, ना कि महाभियोग से। दोनों में अंतर है। क्या अंतर है आगे हम लोग समझेंगे। तो लाइक प्रोसीडिंग इम्पीचमेंट प्रोसेस, ये शब्द लिखा रहता है इंग्लिश में, ये मतलब सेंटेंस यूज़ किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस, कैग को कैसे हटाया जाता है, तो लाइक प्रोसीडिंग इम्पीचमेंट प्रोसेस, महाभियोग जैसी प्रक्रिया के द्वारा, न कि महाभियोग द्वारा, ठीक है। तो महाभियोग का जो प्रोविजन है वो ओनली प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। तो ये आधार है, ये ग्राउंड है, ठीक है। अब प्रक्रिया क्या है, महाभियोग की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है वो क्या है, तो इसकी हम लोग बात करेंगे। प्रोसीजर क्या है,
प्रक्रिया। पहली बात तो आप ये देखिएगा, महाभियोग जो है वो पार्लियामेंट में चलाया जाता है, ठीक है। तो महाभियोग कहाँ चलाया जाएगा? पार्लियामेंट में, संसद में। और संसद में तो 2 हाउस होते हैं, एक होता है राज्यसभा और एक होता है लोकसभा। तो याद रखिएगा, महाभियोग प्रस्ताव राष्ट्रपति के खिलाफ संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। तो महाभियोग पहले हम लोग समझ लें, फिर हम बात और आपको करेंगे, कुछ और भी बातें बताएंगे कि जैसे अगर कहा जाए कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव कितने बार लड़ सकता है, तो इसके लिए संविधान में कुछ कहा नहीं गया है। तो इसका मतलब है कि जितने बार चाहे उतने बार चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, और ये भी नहीं कहा गया है कि 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। तो फिर आपको लगेगा कि केवल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अलावा भारत में कोई ऐसा राष्ट्रपति नहीं हुआ जो 2 कार्यकाल पूरे किए हों। मतलब 2 कार्यकाल, एक ही कार्यकाल, तो कहीं दिमाग में ये तो नहीं आ रहा होगा कि भारत का राष्ट्रपति केवल एक ही बार चुनाव लड़ सकता है, ऐसा नहीं है। संविधान में देखो हुआ गया कि जब, थोड़ी सी मैं यहाँ पर आपको एक बात आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहली बार राष्ट्रपति 1952 में चुने गए, हालांकि उसके पहले वो अंतरिम राष्ट्रपति बने थे जब संविधान सभा ने चुना था 1950 को, लेकिन वो हम छोड़ रहे हैं। 1952 में जब संसद ने इनको चुना, संसद के सदस्यों ने, जब लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों में विधानसभाएं आ गई, तो इनका चुनाव हुआ। तो राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद जी और प्रधानमंत्री थे नेहरू जी। भारत की संसदीय प्रणाली के तहत राष्ट्रपति सिंबॉलिक होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर नेहरू जी और हमारे राष्ट्रपति जी के बीच में 36 का आंकड़ा था। नेहरू जी उनको फूटी आंखों देखना नहीं चाहते थे, पसंद नहीं करते थे, क्यों? नेहरू जी थोड़े से प्रोग्रेसिव थे, और जो हमारे जो बाबूजी थे, मतलब जो प्रथम राष्ट्रपति थे, वो थोड़ा सा पुराने ख्यालों के थे। तो दोनों में 36 का आंकड़ा रहता था, और बाबूजी नेहरू जी की बात कभी कभी इग्नोर कर देते। नेहरू जी का कहना था कि यार हम तो प्रधानमंत्री हैं, और प्रधानमंत्री की सलाह मानना राष्ट्रपति को जरूर चाहिए, क्योंकि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है और राष्ट्रपति महोदय सिंबॉलिक होते हैं। लेकिन वो बात मानते नहीं थे, लेकिन वो लोकप्रिय बहुत थे इंडिया में। तो एक बार तो जैसे तैसे नेहरू जी ने उनको झेला, लेकिन दूसरी बार फिर बाबूजी चुनाव लड़ गए राष्ट्रपति को, और फिर वो जीत गए। अब नेहरू जी के सामने बड़ी समस्या, तो नेहरू जी को लगा कहीं तीसरी बार भी ये राष्ट्रपति ना बन जाए, तो संविधान संशोधन करने के लिए बात उठाई गई कि संविधान संशोधन कर देते। जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति, वहाँ भी संविधान संशोधन हुआ था, जो रूजवेल्ट जो थे अमेरिका के राष्ट्रपति, वो बहुत बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने। तो ये हुआ कि और भी लोगों को मौका दिया जाए, तो वह संशोधन कर दिया गया था कि अमेरिका में राष्ट्रपति कोई व्यक्ति 2 ही बार चुनाव लड़ सकता है। तो वहाँ से प्रेरित होकर भारत में भी ये एक संशोधन करने का प्लान बनाया गया कि भारत में कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव 2 बार से ज़्यादा नहीं लड़ सकता है। तो जब ये बाबूजी के सामने बात आई, तो बाबूजी ने कहा कि आप टेंशन मत लो, संविधान संशोधन मत कराओ, हम अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से बाबूजी ने चुनाव नहीं लड़ा तीसरी बार, ठीक है। तो भारतीय संविधान में संशोधन नहीं हुआ, लेकिन याद रखिएगा भारतीय संविधान में जितनी बार चाहें राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए खैर, तो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर महाभियोग की प्रक्रिया की। तो महाभियोग कैसे चलाया जाता है, ठीक है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो आर्टिकल 61 में है, लेकिन महाभियोग का जो आधार है वो आर्टिकल 56 में है, ठीक। ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए, तो महाभियोग की प्रक्रिया क्या है? जैसे मान लो महाभियोग प्रस्ताव लोकसभा में लाना है या राज्यसभा में लाना है, कहीं भी ला सकते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है। कोई ऐसा वो नहीं है कि राज्यसभा में लाएंगे पहले कि लोकसभा में लाएंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन जिस सदन में महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा उसके कुल सदस्य संख्या का 1/4
जो सदस्य हैं उस महाभियोग प्रस्ताव का समर्थन करें। तो जैसे मान लो राज्यसभा में लाना है, ठीक है, तो प्रस्ताव को, यानी जो इम्पीचमेंट मोशन है महाभियोग प्रस्ताव को, राज्यसभा के 1/4 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए, सदस्यों का समर्थन होना चाहिए, ठीक है, तब महाभियोग प्रस्ताव आएगा। और अगर लोकसभा में लाना है, शुरू करना है यहाँ से, तो यहाँ के कुल सदस्यों का, ये जो सदस्य है ना राज्यसभा के कुल, टोटल यहाँ कुल लिख दीजिएगा। और अगर लोकसभा में लाना है तो लोकसभा के कुल सदस्यों के 1/4 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए महाभियोग प्रस्ताव को, कि 1/4 सदस्य इन्हें समर्थन दे कि हाँ महाभियोग प्रस्ताव लाओ, ठीक है। और महाभियोग प्रस्ताव लाने के पहले, मतलब इस पर चर्चा तभी होगी जब राष्ट्रपति को 14 दिन की पूर्व सूचना दी जाएगी, प्रायर इन्फॉर्मेशन, यानी 14 दिन पूर्व सूचना के महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा। ये बात आप याद रखिएगा। दूसरी बात, 14 दिन पूर्व की सूचना है ना से महाभियोग प्रस्ताव। तो दो बातें हैं, महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए जिस सदन में लाया जाएगा उसके कुल सदस्यों के 1/4 सदस्य उसे समर्थन दें, और राष्ट्रपति को 14 दिन की पूर्व सूचना देनी होगी, ठीक है। अब महाभियोग प्रस्ताव आ गया यहाँ पर, तो ये महाभियोग लाने के लिए ये प्रक्रिया करनी पड़ेगी। और जब महाभियोग प्रस्ताव यहाँ पर आ गया तो वो पास कैसे होना चाहिए, तो जब राज्यसभा के 2/3 सदस्य इसे पास कर दें, इसको थोड़ा इधर कर देते हैं, तो जब यहाँ पर महाभियोग प्रस्ताव आया और यहाँ 2/3, मतलब राज्यसभा के कुल सदस्यों का टोटल, तो कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित हो, इसको कहते हैं विशेष बहुमत, स्पेशल मेजॉरिटी, विशेष बहुमत। अब एक बात आपको यहाँ समझना पड़ेगा, विशेष बहुमत हर जगह एक ही जैसी नहीं होती है। जब संविधान संशोधन करना होगा तो विशेष बहुमत का मतलब अलग हो जाता है, वहाँ पर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, सॉरी इफ क्या बोलते हैं उसको, हाँ एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, वो वहाँ अलग मतलब होता है। लेकिन राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लाया जाता है वहाँ पर विशेष बहुमत का मतलब होता है उस सदन के कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब जब यहाँ से पारित हुआ तो ये कहाँ जाएगा, लोकसभा में। तो पारित होने के बाद, यहाँ से पारित हो गया के बाद कहाँ जाएगा, लोकसभा में। और अगर लोकसभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से वहाँ भी पास हो जाए तो महाभियोग प्रक्रिया पूरी मानी जाएगी। तो यहाँ भी कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, बहुमत से पारित हो जाए तो महाभियोग प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी। तो प्रक्रिया पूरी, और जब प्रक्रिया पूरी तो राष्ट्रपति अपने पद से हट जाएंगे, तो राष्ट्रपति को हटना पड़ेगा, ठीक है। और इनकी जगह पर तुरंत उपराष्ट्रपति एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम करेंगे, और फिर विदिन 6 मंथ चुनाव कराने पड़ेंगे, ठीक है। इतनी प्रोसेस समझ में आ गई, ठीक। तो ये है महाभियोग की प्रक्रिया। अब आप देखो, राष्ट्रपति अपना पक्ष भी रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो ये प्रक्रिया चल रही होती है, ठीक है, तो राष्ट्रपति अपना पक्ष भी रख सकते हैं कि
अपना बचाव पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं कि हमारे ऊपर जो आरोप लगाया गया है वो सही नहीं है, ठीक है, ये राइट है उनको। तो इतनी बात क्लियर हो गई। अब तो ये हो गई यही बात पूरी। चलो अब हम लोग को क्या पढ़ना है, क्या बच गया? हाँ, जैसे राष्ट्रपति की जो सैलरी वगैरह है, ठीक है, तो सैलरी से क्वेश्चन हालांकि ज़्यादा पूछेगा नहीं, यूपीएससी तो नहीं पूछेगा, लेकिन ये जरूर याद रखिएगा राष्ट्रपति को जो सैलरी मिलती है संसद द्वारा निर्धारित वेतन राष्ट्रपति महोदय को दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें सैलरी कितनी मिलती है, तो आपको पता होगा 2018 से राष्ट्रपति की सैलरी बढ़ा दी गई और वो कर दी गई है 5 लाख, ठीक, प्रति माह। और इनको आवास मिलेगा फ्री, सारी सुविधाएं मिलेगी राष्ट्रपति महोदय को, ठीक है। रिटायरमेंट के बाद इनकी पेंशन भी अब बढ़ा दी गई है। तो जो सैलरी इनको मिली थी लास्ट मंथ में उसका 50% इनको पेंशन मिलेगी रिटायरमेंट के बाद। 2008 से ये बदलाव किया गया। तो हालांकि ये फैक्ट पूछेगा नहीं एग्ज़ाम में, लेकिन लोगों को एक जिज्ञासा होती है कि हम राष्ट्रपति बन तो जाएं, पहले बता दो हमको सैलरी कितनी मिलेगी, है ना। जब कोई किसी नौकरी की तैयारी करता है ना, तो बन तो जाएं लेकिन पैसा कितना मिलेगा, क्यों भाई? तो राष्ट्रपति हम बन तो जाएं, पहले बताओ तो मिलेगा कितना, ठीक है। तो 5 लाख मिलेगा पर मंथ, और रिटायर हो जाएंगे तो 2.5 लाख, 50% यानी 2.5 लाख पर मंथ सैलरी वो मिलेगी पेंशन। और इसके बाद भी आपको एक आवास मिलेगा रिटायरमेंट के बाद भी। क्यों? क्योंकि इतने गरिमामय पद पर आप रह चुके हैं, भारत को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, भारत का मुकुट आपके ऊपर लगा है, तो रिटायरमेंट के बाद भी आपकी वैल्यू होगी। चिकित्सा सुविधाएं, टेलीफोन सेवा सब इंजॉय करेंगे, ठीक है। बस एक बार राष्ट्रपति बन तो जाइए। चलिए खैर, अब हम लोग यहाँ पर सैलरी वगैरह सब बात कर चुके हैं, अब सारी चीज़ें हो गई। अब हम लोग बात करेंगे जैसे कुछ विशेषाधिकारों की अगर बात करें हम लोग राष्ट्रपति के, तो आर्टिकल 361 में कुछ विशेषाधिकारों की बात की गई है। जैसे भारत का कोई भी कोर्ट पद पर रहते हुए उनके ऊपर किसी भी प्रकार का केस वेस नहीं लगा सकते, कोई नोटिस वोटिस जारी नहीं कर सकते, उनका अगर कोई व्यक्तिगत मामला भी है तो उन्हें अरेस्ट नहीं कर सकते पद पर रहते हुए, ठीक है। तो ये सारे के सारे विशेषाधिकार इनको मिले हुए हैं, ठीक है। और इवन सिविल मामला भी है तो भी कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है, ठीक है। हाँ, 2 माह की पूर्व सूचना देकर दीवानी मामलों में उनसे पूछताछ वगैरह की जा सकती है, लेकिन उन्हें उस समय गिरफ्तार वगैरह जेल नहीं हो सकती है, ये उनका विशेषाधिकार है, ठीक है। खैर, ये सब नॉर्मल बातें हैं, आप जानते रहिए। अब हम लोग बात करेंगे राष्ट्रपति की शक्तियाँ। क्या हैं राष्ट्रपति की शक्तियाँ? तो हम लोगों ने शुरू में पढ़ा आर्टिकल 53, संघ की जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर होती है वो सब राष्ट्रपति इंजॉय करते हैं, यानी राष्ट्रपति के पास होती है। लेकिन अफसोस है कि वो अपनी मर्जी से नहीं करते हैं, वो सब मंत्रिपरिषद की सलाह से। और मंत्रिपरिषद का हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो अल्टीमेट प्रधानमंत्री की सलाह मानने के लिए वो बाध्य होते हैं। इंदिरा गांधी जी ने ऐसा अमेंडमेंट भी करवा दिया था जिसमें राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। हाँ, एक बार इतना ज़रूर राइट है कि एक बार सलाह को वापस कर सकते हैं पुनर्विचार करने के लिए, और पुनर्विचार करने के बाद फिर तो राष्ट्रपति को सलाह माननी ही पड़ेगी, ठीक है। तो राष्ट्रपति के पास व्यापक शक्तियाँ, तो अगर हम लोग बात करें व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियाँ पहले, तो राष्ट्रपति की शक्तियाँ यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले बात करें हम लोग व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियाँ। ये व्यवस्थापिका क्या होता है? जो लेजिस्लेचर पावर होती है ना, ठीक है, यानी जो लेजिस्लेटिव पावर इसको बोलेंगे इंग्लिश में, विधायिका संबंधी शक्तियाँ, लेजिस्लेटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, ठीक है। अब
अगर हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा देखें कि जैसे हमारी जो संसद है, तो संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। संसद के 3 और संसद ही तो विधायिका है, यही तो व्यवस्थापिका है, विधायिका या व्यवस्थापिका एक ही बात होता है। लेजिस्लेचर, विधायिका एक ही बात होता है। तो इसका काम क्या होता है पार्लियामेंट का? कानून बनाना, कानून बनाना। तो कानून बनाने में व्यवस्थापिका के 3 अंग काम करेंगे, तभी कानून बनेगा। तो लोकसभा को भी कानून बनाने की शक्ति है, राज्यसभा को भी है और प्रेसिडेंट को भी है, ठीक है। लेकिन कोई अकेले कानून नहीं बना सकता। 3 अंग जब तक मिलकर काम नहीं करेंगे तब तक कानून नहीं बनेगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति देखो क्या है, लोकसभा में बिल आया, पास हो गया तो राज्यसभा में जाए। कानून कैसे बनता है? देखो लॉ कैसे बनता है, लॉ कैसे बनता है इसको समझना है। कैसे बनता है? पहले आएगा कोई बिल, हम एक कोई सिंपल बिल की बात कर रहे हैं, तो बिल आया लोकसभा में, पास हुआ। अब पास कैसे हुआ, साधारण से हुआ, विशेष से हुआ, वो बात अलग है। पास हो गया, यहाँ आ गया। अब यहाँ से पास हुआ तो कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति महोदय के पास जाएगा। और राष्ट्रपति अगर इसमें अनुमति दे देते हैं, ये हस्ताक्षर कर देते हैं, अनुमति दे देते हैं, तो ये बिल अब एक्ट में बदल जाएगा। तो अब ये बिल क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा। तो जो बिल आया वो एक्ट बन गया, यानी कानून बन गया, अधिनियम कानून बन गया। ये प्रक्रिया होती है सीधी सी, ठीक है। और मान लीजिए कि बिल लोकसभा ने पास किया, राज्यसभा ने पास किया, राष्ट्रपति ने मना कर दिया, इन्होंने क्या कर दिया? मना कर दिया। तो क्या होगा? तो क्या होगा? बिल खत्म हो जाएगा, कानून नहीं बनेगा, कानून नहीं बना। तो इसका मतलब है कि राष्ट्रपति ने अगर साइन नहीं किए तो कानून नहीं बना। इसका मतलब राष्ट्रपति के पास कानून बनाने की पावर है, ठीक है। क्यों पावर है? क्यों पावर है? क्योंकि ये संसद के क्या हैं? अंग है। ये विधायिका के या व्यवस्थापिका के अंग हैं, इसलिए इनको कानून बनाने की शक्ति। अब यहाँ से कथन कारण का क्वेश्चन भी बनेगा, अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मना कर दिया, कानून नहीं बना, ठीक है। इसलिए बिल खत्म हो गया। तो हर बिल कानून नहीं बनता, हर बिल कानून नहीं बनता, ठीक है, लेकिन जो बन जाता है, ठीक है। तो लोकसभा पास ना करे तो भी कानून नहीं बनेगा, राज्यसभा ना पास करे तो भी कानून नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये भी तो अंग है। तो व्यवस्थापिका संबंधी जो शक्ति है राष्ट्रपति को, वो यही है, एक ये प्रमुख शक्ति है जो कानून बनाने की शक्ति। तो ये बेसिकली जो इसका स्ट्रक्चर दिया है, ये आर्टिकल 79 में है। संसद के जो संरचना है उसमें 3 चीज़ें आती हैं, ये आर्टिकल 79 में। पार्लियामेंट पढ़ेंगे तो बताएंगे। पार्लियामेंट वैसे यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो व्यवस्थापिका संबंधी शक्ति आपको समझ में आई थोड़ी सी, लेकिन अभी केवल यही एक शक्ति नहीं है, व्यवस्थापिका से संबंधित और भी पावर हैं राष्ट्रपति की। लेकिन पहले हम उस क्वेश्चन को यहाँ पर समझ लेते हैं जो मेरे दिमाग में आया है। वो क्वेश्चन क्या है? जैसे मान लो कथन कारण में क्वेश्चन एक मैं बनाता हूँ, ठीक है। राष्ट्रपति संसद का अंग होता है। मान लो यहाँ पर लिख दिया उसने कथन, स्टेटमेंट लिख दिया, स्टेटमेंट ए, राष्ट्रपति संसद का अंग है, संसद का अंग है। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर हम लोग बात करें कारण की, और यहाँ लिख दे संसद द्वारा पारित सभी विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात कानून बनते हैं। संसद द्वारा पारित
समस्त विधेयक, समस्त ऑलमोस्ट, है ना, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से कानून बनते हैं, कानून बनते हैं। अब अगर इससे पूछे कि इसका आंसर क्या होगा, तो अब ये बताओ, राष्ट्रपति संसद का अंग है क्योंकि इनके साइन से, इनके हस्ताक्षर से विधेयक कानून बनते हैं। हकीकत बात तो यही है ना। अगर ये अंग ना होते तो क्या ये हस्ताक्षर करते? तो अंग हैं इसीलिए हस्ताक्षर करते, इसीलिए विधेयक कानून बनता है। इसलिए कथन कारण दोनों सही, कारण कथन की सही व्याख्या है। तो जो हमारा यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था उसके अकॉर्डिंग आंसर इसका ए होगा, क्योंकि ए में लिखा रहता है कथन कारण दोनों सही और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ठीक है, क्लियर? तो ऐसा क्वेश्चन अगर बनता है तो आपके यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बहुत ही ईजी वे में उसका आंसर लगा लोगे। ठीक है, तो विधायिका संबंधी शक्ति में आपने यहाँ पर ये देखा। ठीक, विधायिका संबंधी शक्ति में और भी बातें हम लोग करते हैं यहाँ पर। देखो, जैसे जो संसद के सदस्य होते हैं, संसद के सदस्यों, भाई राष्ट्रपति संसद के सदस्य नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन संसद के अंग होते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, ठीक है, स्टेटमेंट दे देगा कि भारतीय संविधान में वो कौन सा पद है जो संसद का अभिन्न अंग होता है लेकिन संसद का सदस्य नहीं होता है, तो वो कौन है? राष्ट्रपति महोदय। ठीक है, तो संसद के सदस्यों को शपथ दिलाते हैं, शपथ दिलाते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति की पावर हुई ना, संसद के सदस्य, तो ये व्यवस्थापिका संबंधी ही तो पावर हुई ना। ठीक है, तो आर्टिकल 99 में लिखा हुआ है संसद के सभी सदस्यों को राष्ट्रपति शपथ दिलाएंगे। ठीक है, और अगर राष्ट्रपति नहीं है तो राष्ट्रपति संसद के वरिष्ठतम सदस्य जो सॉरी ये शपथ वाला था। ठीक है, तो मैं कुछ और सोचने लगा था, तो ये क्लियर हुआ ना। तो संसद के सभी सदस्यों को राष्ट्रपति या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा शपथ दिलाई जाती है, तो राष्ट्रपति दिलाएंगे। और राष्ट्रपति नहीं है तो राष्ट्रपति किसी को अथॉरिटी दे देंगे, किसी अन्य पर्सन को, कि आप इनको शपथ दिलाइए। क्लियर हो गई बात? चलो, तो ये तो हो गई संसद के सदस्यों की शपथ। ठीक है, अब एक चीज और है यहाँ पर, प्रोटेम स्पीकर, इसको समझना पड़ेगा। प्रोटेम, इससे आता है क्वेश्चन, प्रोटेम स्पीकर अस्थायी जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति भी राष्ट्रपति महोदय करते हैं। ठीक है, और ये प्रोटेम स्पीकर बेसिकली संसद के ही है ना, मतलब लोकसभा के है ना। तो लोकसभा में जो अस्थायी अध्यक्ष होते हैं उनकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो राष्ट्रपति की ये विधायिका संबंधी शक्ति हुई ना, क्योंकि ये विधायिका से संबंध रखते हैं ना स्पीकर। तो राष्ट्रपति सीनियर मोस्ट मेंबर, ठीक है ना, संसद का जो वरिष्ठतम सदस्य होगा, ठीक है, सीनियर मोस्ट मेंबर को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करते हैं, प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करते हैं, नियुक्त करते हैं। ठीक है, क्लियर? तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति, और स्पीकर जो होगा लोकसभा अध्यक्ष, उसकी नियुक्ति नहीं होती है, उनका चुनाव होता है, लेकिन प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति होती है और इनको राष्ट्रपति महोदय अपॉइंट कर, मतलब ये अस्थायी है। प्रोटेम मतलब क्या हुआ? अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष। क्लियर? तो याद रखिएगा, जो अस्थायी अध्यक्ष यहाँ पर नियुक्त किया जाता है, ये क्या होते हैं? संविधान में इनके पद का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर का पद संविधान में नहीं है। ठीक,
और प्रोटेम स्पीकर को जब राष्ट्रपति नियुक्त कर देते हैं तो इन प्रोटेम स्पीकर को शपथ भी राष्ट्रपति दिलाते हैं। शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर प्रोटेम स्पीकर क्या है, ये करते क्या हैं? ठीक है, ये करते क्या हैं, ये बात आपके दिमाग में आ रही होगी। हालांकि जब हम पार्लियामेंट पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, इनका काम क्या होता है। लेकिन फिर भी अगर आपके अंदर थोड़ी जिज्ञासा आ रही तो जो नाम जहाँ आया है वहीं बता दिया जाए तो आपकी जिज्ञासा शांत हो जाएगी, और बाद में जब ये टॉपिक पढ़ेंगे तब तो हम जानेंगे। तो प्रोटेम स्पीकर दो काम करते हैं भाई, ठीक है। जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं ये दो काम करते हैं। दो कार्य करते हैं। क्या दो कार्य हैं? ये कि जो दो कार्य हैं वो क्या है? लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाते हैं, पहली बात है ना। सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। एक तो ये हो गया। अब दूसरा कार्य, चूंकि ये लोकसभा के अध्यक्ष हैं अस्थाई वाले, तो अध्यक्ष का काम क्या होता है? अध्यक्षता करना। तो लोकसभा की ये तब तक अध्यक्षता करते हैं जब तक कि स्थायी अध्यक्ष चुनकर नहीं आ जाता, ठीक है। तो लोकसभा की तब तक अध्यक्षता करते हैं, तब तक अध्यक्षता करते हैं जब तक कि नया स्थायी लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर चुनकर नहीं आ जाता, ठीक है। तो ये दो काम है, एक और दो, ठीक है। तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय द्वारा की जाती है। ये राष्ट्रपति जी का कौन सा पावर है? व्यवस्थापिका संबंधी शक्ति है, ठीक है, क्लियर। तो हमने यहाँ पर बता दिया प्रोटेम स्पीकर क्या करते हैं, ये बात भी आपको मैंने बता दी, ठीक। दूसरा, राष्ट्रपति महोदय राज्यसभा में, यानी जो संसद का दूसरा सदन है, मतलब इसमें पहला दूसरा तो हम कुछ नहीं कह सकते, तो एक राज्यसभा जो होता है ना, तो राज्यसभा में 12 सदस्यों को नॉमिनेट करते हैं। 12 सदस्यों को नामांकित करते हैं। तो चूंकि राज्यसभा व्यवस्थापिका का पार्ट है और उससे जुड़ा हुआ यदि कोई काम राष्ट्रपति कर रहे हैं तो राष्ट्रपति की व्यवस्थापिका संबंधी शक्ति होगी, ठीक है। तो ये 12 मेंबर होंगे, ये नॉमिनेटेड होंगे राज्यसभा में। अब ये राज्यसभा में 12 मेंबर जो नॉमिनेट किए जाते हैं, ये किस फील्ड से आते हैं? तो ये इनका जो फील्ड होता है साहित्य, कला, विज्ञान और सामाजिक सेवा, सोशल सर्विस। तो इन फील्ड से संबंध होना चाहिए। इसका विशेषज्ञ हो या विशेष अनुभव हो या विशेष महारत हो उसके पास, तो उन्हें अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। जैसे इस समय पीटी ऊषा को राज्यसभा का नॉमिनेटेड मेंबर बनाया गया है। तो वो किससे जुड़ी होंगी? कला से। एथलीट है वो, तो कला है। जैसे सचिन तेंदुलकर को नॉमिनेट किया गया, तो वो किससे जुड़े हुए हैं? कला। अब कहते हैं कि वो तो क्रिकेट खेलते हैं, वो कला कैसे हो गई? अरे कलात्मक ढंग से खेलते हैं, नहीं। तो बेसिकली जो क्रिकेट है, खेल है, ठीक है, वो कला में आता है, ओके। तो इस तरीके से ये, हाँ, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को भी अपॉइंट मतलब नॉमिनेट करते थे। अब वो प्रोविज़न खत्म कर दिया गया, ठीक है। तो वो एंग्लो इंडियन वाला जो प्रोविज़न था वो हो गया समाप्त अब, ठीक है। तो राष्ट्रपति की ये भी व्यवस्थापिका संबंधी शक्ति है, ठीक है। अब बात करते हैं, अच्छा ये आर्टिकल कौन सा है आपके दिमाग में आ रहा होगा? तो आर्टिकल याद करना नहीं है, आर्टिकल
जब हम कोई टॉपिक पढ़ें, कोई मुद्दा पढ़ें, तो उसके रेफरेंस में आर्टिकल आपको ध्यान रखना है। तो ये आर्टिकल 80 का क्लॉज 3 है, 80 का क्लॉज 3। तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 नॉमिनेटेड मेंबर जो होते हैं, जो नॉमिनेट करने का इनको पावर है, वो आर्टिकल 80 के क्लॉज नंबर 3 में दी है। तो जब हम आर्टिकल 80 पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, या बेयर एक्ट पढ़ें, बेयर एक्ट जो होता है किताब जो आती है, वो संविधान में जो बातें आर्टिकल में हूबहू लिखी गई थी वो उसमें लिखी रहती है। तो अगर आप बेयर एक्ट पढ़ते हैं, उसमें आर्टिकल 80 खोलते हैं, तो ये बात वहाँ पर लिखी हुई मिलेगी। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा कि जो 12 सदस्य राष्ट्रपति राज्यसभा में नॉमिनेट करते हैं, वो उनका विवेकाधिकार नहीं है, स्वविवेक नहीं है, ध्यान रखिएगा। अपने विवेक, अपने बुद्धि विवेक से ये नॉमिनेट नहीं करेंगे, ये प्रधानमंत्री की यानी मंत्रिपरिषद की सलाह से करेंगे। ध्यान रखिएगा, जो भी राष्ट्रपति करते हैं सब सलाह से करते हैं, याद रखिएगा इस चीज़ को। आगे कुछ ऐसे शक्तियां हैं जो विवेकाधिकार में आती हैं, तो उसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि अपने बुद्धि विवेक से राष्ट्रपति क्या कुछ करते भी हैं। हाँ, कुछ एक ऐसी जगह है जहाँ पर वो अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। नहीं, इसलिए कह देते ना कि भारत का राष्ट्रपति रबर स्टाम्प है, जहाँ चाहे वहाँ लगा दो। नहीं, रबर स्टाम्प नहीं है। ठीक है, वैल्यू है। हाँ, इतना ज़रूर है कि संसदीय शासन प्रणाली है, इसलिए ये बहुत जगह पर सिंबॉलिक ही रहते हैं। ठीक है, तो जवाब किसी क्वेश्चन का कैसा लिखना है, ये भी एक कला है। हमें पता तो है बातें, लेकिन उसको हम कैसे लिखें, तो इस पर भी हम लोग आगे टाइम टू टाइम चर्चा करेंगे इन चीज़ों पर। ठीक, तो इतनी बात समझ में आ गई। अब और देखो, जैसे आर्टिकल 85 की अगर हम लोग बात करें, आर्टिकल 85 ये भी काफ़ी चर्चा में रहा करता है। आर्टिकल 85 में लिखा है कि राष्ट्रपति संसद के अधिवेशन को बुलाते हैं। ठीक है, उसके सत्र का सत्रावसान भी करते हैं, यानी सत्र सेशन जो चल रहा हो उसे समाप्त भी कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति संसद के सत्र को बुलाते भी है, सेशन को, और उसे समाप्त भी कर सकते हैं। इसको कहते हैं प्रिरोगेशन। ठीक है, समाप्त करना सत्र को। ठीक है, लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं, लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं। ठीक, ये भी पावर है राष्ट्रपति के पास। ठीक, अब आप देखो, संसद के सत्र को संबोधित भी करते हैं। जैसे मान लो कि जब संसद का नया सत्र शुरू, तो आगे जब हम लोग संसद पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि संसद में कितने सत्र होते हैं, और पहला सत्र कौन होता है, बजट सत्र होता है। तो पहला जो संसद का सेशन होता है वो बजट सेशन होता है। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, राष्ट्रपति के पास पावर है। व्यवस्थापिका संबंधी शक्ति के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं कि संसद के जो सत्र होते हैं, संसद के सत्रों को संबोधित करना ये पावर है। तो कौन से सत्रों को संबोधित करेंगे, तो 2 ऐसे सत्र हैं जिनको संबोधित करेंगे। 2 सत्र कौन कौन से, जब संसद का पहला सत्र हो उसे अनिवार्य रूप से संबोधित करेंगे। तो प्रथम सत्र जिसको हम बजट सत्र भी कहते हैं, बजट सत्र आपको बताएंगे ये क्या होता है जब पार्लियामेंट पढ़ेंगे, को अनिवार्य रूप से एड्रेस्ड करते हैं राष्ट्रपति महोदय, संबोधित करते हैं। ठीक है, और दूसरा, जब लोकसभा का चुनाव हो, ठीक है, और उसका जो पहला सत्र हो उसे भी अनिवार्य रूप से संबोधित करते हैं। ठीक है, तो लोकसभा चुनाव के बाद, लोकसभा, ये इंक थोड़ा सा खत्म हो गई लगता है, चलिए कोई बात नहीं, इससे मैं काम चलाता हूँ। लोकसभा के चुनाव के पश्चात
प्रथम शत्रु को अनिवार्य रूप से संबोधित करते हैं, तो ये दो शस्त्र हैं, इन्हें राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से संबोधित करते हैं। ऐसे ही नोट्स आप बनाओगे इसी तरीके से ग्राफ और चार्ट में, ठीक। तो अब इसमें राष्ट्रपति की व्यवस्थापिका संबंधी शक्ति में एक शक्ति और है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ऑर्डिनेंस, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। जारी करने की शक्ति, तो इसका आर्टिकल भी आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल 123, ठीक है। तो अध्यादेश कब जारी करेंगे राष्ट्रपति महोदय, क्या होगी प्रक्रिया, ठीक है, कितनी अवधि तक ये जारी रहेगा, अध्यादेश का भविष्य क्या होगा, इन सब चीज़ों को समझेंगे हम लोग अगले लेक्चर में, चूंकि लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा, अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आप राविन एकेडमी का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से अवश्य डाउनलोड कर लें, तो हर एक क्लास का पीडीएफ आपको यहाँ पर मिलता रहेगा। जब आप अपने फ़ोन पर इसको डाउनलोड करेंगे तो लेफ्ट साइड में 3 ऊपर अपर कॉर्नर में पैरेलल लाइनें होंगी, इसको आप क्लिक करेंगे और जैसे क्लिक करेंगे तो स्टडी मटेरियल सेक्शन खुल जाएगा, उसमें इंडियन पॉलिटी वाले सेक्शन में आप जाओगे, क्लिक करोगे और क्लास के साथ जिस क्लास को हम पढ़ा रहे हैं इसका मटेरियल वहाँ पर मिलेगा। तो जैसे आज ये हमारा क्लास है 48 या 49 है, देख लेंगे, तो इसी नाम से वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू।